वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत पूछो, कल क्या होगा ये कभी मत पूछो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। Hello viewers, I am Advocate Amikeshwar Singh Rajput and today I am going to deliver a lecture on section 111 of Bharatiya Nyaya Sanhita, that is organized crime. Friends, earlier in my previous lecture, I have discussed what is the difference between Bharatiya Nyaya Sanhita and Indian Penal Code. This is continuation of that lecture only. उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से नए सेक्शंस जो है भारतीय न्याय संहिता में ऐड किए गए हैं। सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज वन ऑफ दोस सेक्शंस। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा। जो हमारे एस्पिरेंट्स पंजाब एडीए का पेपर दे रहे हैं, they think that कि अगर हम सिर्फ इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस को ही तैयार कर चले जाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही तैयार कर चले जाएंगे तो हमारा पेपर थ्रू हो जाएगा। लेकिन देखिए, AIBE 20 को ही अगर हम पकड़कर चले तो उसमें भी कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे असर्शन और रीजनिंग के। उस पेपर का लेवल भी अगर हम लेकर चले और आपको कहें कि आपको बेरेक्ट नहीं मिलेंगे और कट ऑफ जो पेपर की वो 85 होगी, तो सोचिए कितने ही जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर क्लियर कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी पेपर को कैजुअली मत लीजिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर जाइए। मेरे फादर एक मुझे एडवाइस देते हैं कि जब भी जंगल में शिकार करने जाओ एक हिरन का, तो शेर की तैयारी कर जाओ, क्योंकि जंगल है, पता नहीं कौन सा जानवर आपके सामने आ जाए। इस एडवाइस को आप अपने दिमाग में बैठाइए। और चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 111 की। देखिए, सेक्शन 111 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय मुकोका एक्ट। मुकोका इज महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट 1999। ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही लागू था। अब प्रेजेंटली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक डेडिकेटेड सेक्शन दैट इज 111 हमारे जनरल पीनल कोड में भी ला दिया गया है। दैट मीन्स पहले इन इंडियन पीनल कोड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रिलेटेड कोई भी सेक्शन नहीं था। दिस इज अ न्यू सेक्शन। अगर हम इस सेक्शन को समझने की बात करें कि ये आखिर कहता क्या है और पनिश क्या और क्यों करता है, देखिए, दिस सेक्शन बेसिकली पनिशेस यू इफ यू बिकम पार्ट ऑफ अ सिंडिकेट। एक ऐसा गैंग, एक ऐसा ग्रुप जो एक कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी करता है। अब कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है भैया? द नेम सजेस्ट कॉन्टिन्यूइंग मीन्स एक ऐसा काम जो एक ऐसा क्राइम बेसिकली जो आप बार बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे उठाने वाला गैंग है, उसका काम ही ये है कि वो एक महीने में एक बच्चा किडनैप कर लेता है, दूसरे महीने फिर किडनैप कर लेता है। दिस मीन्स उस सिंडिकेट का, उस गैंग का क्या काम है? बच्चों को अगवा करना, उनको किडनैप करना। तो कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मीन्स कि आप एक एक्टिविटी को बार बार कॉन्टिन्यूअसली कर रहे हैं। और इस चीज को ये सेक्शन किस तरीके से एक्सप्लेन करता है वो समझते हैं। दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इन इट्स एक्सप्लेनेशन 2, जिसमें वो कहता है कि कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें आप या आपके सिंडिकेट का कोई भी मेंबर कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है जिसकी सजा 3 या 3 साल से ज्यादा है। दैट मीन्स अगर आप कोई ऐसा क्राइम कर रहे हो जिसकी सजा 3 साल से कम है तो आप सेक्शन 111 के स्कोप में फॉल नहीं करोगे, नंबर 1। और अब बात आती है कॉन्टिन्यूइंग। उस चीज को वेट देने के लिए अगली लाइंस बनाई गई हैं जो कहती हैं कि आप या आपका कोई भी सिंडिकेट का मेंबर जो कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी है वो पहले भी कर चुका है और आपके खिलाफ 2 या 2 से ज्यादा, because the word is more than one चार्जशीट, that means 2 या 2 से ज्यादा चार्जशीट्स आपके या आपके किसी गिरोह के मेंबर के खिलाफ कोर्ट में हो चुकी हैं और उस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली है। दैट मीन्स आपके गिरोह के किसी मेंबर के खिलाफ पहले भी चार्जेस कोर्ट में फ्रेम हो चुके हैं। किस बात के लिए? कि आप एक अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप बच्चे उठाने का काम करते हैं, बच्चों को किडनैप करने का काम करते हैं। एक महीने में एक कर लिया, फिर दूसरे महीने दूसरा कर लिया। दैट मीन्स पिछले 10 साल में आपका नाम 2 या 2 से ज्यादा बार बच्चों की किडनैपिंग के केस में आया है, तो आप फॉल करेंगे
सेक्शन 111 के स्कोप में। अब हम समझते हैं कि ये सेक्शन कौन कौन से क्राइम्स की एग्जाम्पल सेक्शन 111 में ही देता है। इसे मैंने मोटा मोटा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज वायलेंट एंड स्ट्रीट क्राइम्स, जिसमें किडनैपिंग, रॉबरी, डकैती, व्हीकल थेफ्ट और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आती है, जिसे हम सुपारी देकर मरवाना कहते हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइम्स, जिसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोर्जरी, काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी आती है। नेक्स्ट इज एक्सटॉर्शन, जिसमें हम आपको कहते हैं कि आप मुझे पैसे दीजिए, बदले में मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जैसे सिद्धू मूसेवाला जी के केस में बिश्नोई गैंग इनसे पैसे मांगता था। इन दैट सेंस हम इसे समझ सकते हैं। आगे आ जाता है लैंड ग्रैबिंग, जमीन के कब्जे लेना। फाइनेंशियल स्कैम्स, जैसे सर मैं बैंक से बोल रहा हूं, आप कृपया अपना ओटीपी बताइए। These kind of crimes also fall in preview of section 111। उसके बाद तीसरा पार्ट हम अगर बात करें, इट इज मॉडर्न एंड डिजिटल क्राइम्स, जिसमें साइबर क्राइम्स और ऑर्गन ट्रैफिकिंग को हम डाल सकते हैं। एंड लास्ट इज इलिसिट ट्रैफिकिंग, जिसमें आर्मी की तस्करी, नशे की तस्करी या फिर वेपन्स की तस्करी जैसे क्राइम्स शामिल होते हैं। That means these are the examples which are given in section 111। That means इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी आ गए, डिजिटल ऑफेंसेस भी आ गए और वो ऑफेंसेस भी आ गए जो आप वायलेंटली स्ट्रीट पर करते हो। सो सेक्शन 111 इज एप्लीकेबल ऑन ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन। देखिए एफआईआर में क्या होता है, अगर मैं किडनैपिंग करता हूं तो नॉर्मली पहले क्या होता था, पहले किडनैपिंग कर ली, बेल मिल गई, फिर किसी बच्चे को किडनैप कर लिया, दोबारा से किडनैपिंग का सेक्शन लग गया। अब मेरे ऊपर अगर मैं एक बारी किडनैपिंग के केस में फंसता हूं और दोबारा फिर मेरा नाम किडनैपिंग के केस में आता है, तो ये सेक्शन 111 मेरी एफआईआर में ऐड हो जाएगा। और इसका अब इफेक्ट क्या है, क्या मुझे सजा ज्यादा मिलेगी? तो आंसर इज यस। अगर मैं कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता पकड़ा जाता हूं और उस क्राइम की वजह से किसी आदमी की मौत हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को किडनैप किया, उस बच्चे की डेथ हो जाती है, इन दैट केस इफ द डेथ इज द रिजल्ट, तो आपको भी डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी और मिनिमम फाइन आप पर मिनिमम 10 लाख रुपए का लगाया जाएगा। अगर डेथ नहीं होती, सिर्फ आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही कमिट करते हैं, तो 5 साल मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम 5 लाख का आप पर फाइन लगाया जाएगा। अगर आप अबेटमेंट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, फैसिलिटेशन या इवन प्रेपरेशन करते हुए भी पकड़े जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, मिनिमम 5 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और वैसे ही 5 लाख मिनिमम फाइन। उसके बाद अगर आप एक सिर्फ मेंबर हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया, सिर्फ एक सिंडिकेट के मेंबर हैं, एक ऐसे ग्रुप के जो कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, उसकी भी आपको मिनिमम 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम 5 लाख रुपीस फाइन देना पड़ेगा। अगर आप हार्बर करते हैं, व्हाट इज हार्बरिंग? कोई आदमी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जैसा क्राइम करके आया, जैसे बच्चे को किडनैप करके घर पे आता है, मैं उसे अपने घर पे पनाह देता हूं, उसे छुपा लेता हूं, दैट मीन्स आई एम द हार्बरर, मैं क्रिमिनल को छुपा रहा हूं। तो अगर मैं वैसा कोई काम करता हूं तो 3 इयर्स मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुझे दी जाएगी और कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना भी मुझ पर लगेगा। अगर आगे हम बात करते हैं कि मेरे पास कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के थ्रू लिया हुआ कोई भी प्रोसीड ऑफ क्राइम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बच्चे को किडनैप किया, वहां से मुझे फिरौती की रकम मिली से 10 लाख रुपए, तब मुझे पुलिस पकड़ लेती है, इन दैट केस आई विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। यहां पर भी मुझे 3 साल की सजा, कम से कम मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख का जुर्माना मिनिमम लगेगा। और लास्टली अगर मैं किसी के पास अपना प्रोसीड रख जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्राइम किया, जैसे बच्चे को अगवा किया, वहां से मुझे 10 लाख रुपए मिल गए, ये 10 लाख रुपए मैं अपने किसी दोस्त के घर पर रखवा देता हूं। अब वो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स अगर वो 10 लाख रुपए मेरे दोस्त के घर से बरामद होते हैं, ही विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी।
उसको भी मिनिमम 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड मैक्सिमम 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। पर यहाँ पर मिनिमम जो फाइन है वो 1 लाख रुपए है। सो इन दिस सेक्शन व्हाट वी आर डूइंग, इस सेक्शन में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग सिंडिकेट में क्राइम करना छोड़ दे, एक ऐसी गैंग या ग्रुप का पार्ट बनना छोड़ दे जिसका काम गलत काम करके पैसे ऐंठना है लोगों से। फॉर दिस पर्पस दिस सेक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन भारतीय न्याय संहिता। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट 10 MCQ क्वेश्चंस, जिसे आप इस लेक्चर को समझने के बाद अपने बेयर एक्ट्स में देखने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पंजाब ADA एग्जाम एंड डो नॉट फॉरगेट कि राजपूत लॉ अकेडमी भी 11 मई से अपना एक बैच पंजाब ADA के लिए शुरू कर रही है। डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल। इफ यू लाइक द लेक्चर डू नॉट फॉरगेट टू like and share the video and subscribe the channel. Thank you so much.